हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपिक 3 विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। पहले हम जानते हैं कि आनुवंशिकता मतलब होता क्या है या हम आनुवंशिकता मतलब क्या समझते हैं। आनुवंशिकता को हम वंशानुक्रम भी कह सकते हैं, इसी का या तो इसे इंग्लिश में हेरिडिटी भी कहा जाता है। अब आनुवंशिकता होती क्या है? माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त जन्मजात गुणों का संग्रह ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। जैसे हम अगर इस तरीके से समझें कि एक माता पिता का जो बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, उसके कुछ गुण और कुछ उसके हाव भाव तरीके उनके माता पिता या उनके नाना नानी या दादा दादी से मिलते जुलते रहते हैं। हम भी कहते हैं कि अपने मम्मी की तरह दिख रहा है या अपने पापा की तरह दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनमें उनके आनुवंशिक गुण पाए गए हैं। उस बालक के अंदर उसके माता के, पिता के या नाना के, दादा के आनुवंशिक गुण मिलते हैं, जिसकी वजह से उसका चेहरा या उसके चेहरे की बनावट, ये सारी चीज़ें अपने माता पिता से, दादा दादी से, नाना नानी से कुछ ना कुछ मैच खाती रहती हैं। अब बात करते हैं, इसकी परिभाषा हो गई। परिभाषा तो समझ आ गई होगी आप लोगों को कि माता पिता व पूर्वज मतलब हम समझ सकते हैं कि जैसे दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गई, उन्हीं की फैमिली के लोग, परिवार के लोग से जो उनको जन्मजात गुण मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता या वंशानुक्रम। मतलब हम सीधे कहें, अगर सीधे तौर पर समझें तो ऐसे गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उन्हीं गुणों का संग्रह को हम क्या कह सकते हैं? वंशानुक्रम या आनुवंशिकता। अब हम बात करते हैं कि ये गुण कैसे एक दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए मनुष्य के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। और यह मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े, और मतलब कितने संख्या में पूछा जाए तो 46 जोड़े में पूछा जाए, पेयर में तो 23 जोड़े। पुरुषों में इसे हम XY से डिनोट करते हैं और महिलाओं में इसे XX से डिनोट करते हैं। मतलब अगर कोई लड़की है तो उसके अंदर XX क्रोमोसोम होगा, अगर कोई लड़का है तो उसके अंदर XY क्रोमोसोम होगा। अब गुणों का वाहक कौन होता है? मतलब कौन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये गुण या कैरेक्टर्स को लेकर के जाता है? तो वो जीन्स होता है, जिसे हिंदी में हम पितृैक कहते हैं। ये जीन्स ही होते हैं जो आनुवंशिकता की इकाई से हम कहते हैं, जो विभिन्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, दूसरी बात करते हैं कि इसके उदाहरण के बारे में। तो जैसे शारीरिक संरचना और शारीरिक संगठन। एक माता पिता की अगर लंबाई या हाइट, हम कह रहे हैं कि अगर उसके पापा की लंबाई या माता की लंबाई कम है, तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो उसका बेटा या बेटी होगी, उसकी भी लंबाई, उसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होगी, उन्हीं के बराबर या उनसे कम ही होती है। तो उनकी जो शारीरिक बनावट होगी, चेहरे की बनावट हो गई, बाल, अगर माता का बाल घुंघराला है तो लड़की का बाल घुंघराला हो गया, या उसकी शरीर की बनावट, चेहरे की बनावट, माता गोरी है तो गोरा हो जाना, काला है तो काली हो जाना, सांवले हैं तो सांवले हो जाना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारी शारीरिक संरचना होती है, बनावट होती हैं, जो कुछ तो हमारे आनुवंशिकता पे भी निर्भर हैं और कुछ हमारे वातावरण पे भी निर्भर करती हैं। और बुद्धि हो गई, ये भी आनुवंशिकता पर ही भी निर्भर करती हैं। ये दोनों चीज़ें, आनुवंशिक और वातावरण, दोनों पर निर्भर करती हैं। लेकिन आनुवंशिकता के अंदर बुद्धि और शारीरिक संरचना दोनों आती है, जो आनुवंशिकता पर निर्भर करती है। मतलब अगर एक कह सकते हैं हम कि एक बालक, पिता के अंदर जैसे उसकी बुद्धि होगी, जितनी अच्छी वह सक्षम होगा, उसका बालक भी उतना ही ज़्यादा सक्षम और उतनी अच्छी बुद्धि वाला होता है। पर हाँ, ये 100% इसको हम सही नहीं कह सकते हैं कि यह ज़रूरी है कि अगर कोई पिता बहुत बुद्धिमान है तो उसका बालक भी बहुत बुद्धिमान ही हो। लेकिन हाँ, 90% 80% हम ऐसा कह सकते हैं कि आनुवंशिकता होती है और जीन्स से गुणों का वहन होता है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अच्छे बुद्धि वाले बालक, मतलब माता पिता की जो संतानें होंगी, वो अच्छी बुद्धि की हो सकती हैं। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, मैं शक्ति बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कन्फर्म है, लेकिन हाँ, हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि वंशानुक्रम के नियम क्या क्या होते हैं। तो पहले नियम की अगर हम बात करें तो पहला नियम होता है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम मतलब इस नियम के अनुसार उच्च कोटि के माता पिता के बच्चे निम्न कोटि के हो सकते हैं और निम्न कोटि के माता पिता के बच्चे उच्च कोटि के हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि यह ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसकी बुद्धि, उसके पापा अगर बहुत ज़्यादा अच्छे बुद्धि, मेधा बुद्धि के हैं तो उसका बालक भी मेधा बुद्धि के हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि दोनों ही में ही बुद्धि अच्छी हो। तो इसी में अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने नियम दिए हैं, और उन्होंने पहला नियम दिया है प्रत्यागमन का नियम, जिसमें वो बताया गया है कि उच्च कोटि के माता पिता के बच्चे
निम्न कोटि के हो सकते हैं और निम्न कोटि के माता पिता के बच्चे भी उच्च कोटि के हो सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर किसी के माता पिता बहुत बुद्धिमान हैं तो उसके बच्चे कम बुद्धि के हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ज्ञान नहीं है, लेकिन उनके बच्चे बहुत ज़्यादा ही मेधा बुद्धि के होते हैं, तेज बुद्धि के होते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। मतलब उल्टा हो सकता है, माता पिता बुद्धिमान है तो बच्चे हो सकता है कि बुद्धिमान ना हो सकता है माता पिता बुद्धिमान हो तो बच्चे बुद्धिमान ना हो। तो इसी को हम बोलते हैं प्रत्यागमन का नियम। दूसरा होता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम, एक ही माता पिता के बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। जुड़वा बच्चे भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। अब इस बात को आप समझिएगा कि भिन्नता का नियम होता क्या है। जैसे एक माता पिता के दो बालक या एक बेटा एक बेटी है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों की समान बुद्धि होगी, दोनों समान पढ़ने में अच्छे होंगे। हो सकता है एक कम पढ़ने में अच्छा हो, एक ज़्यादा पढ़ने में अच्छा हो। तो हमें इस बात की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस बात को कि भिन्नता पाई जाती है। और भिन्नता का कारण क्या है? आनुवंशिकता। मतलब जो गुण हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जितने गुण एक बालक में गया है उतना ही गुण उसके भाई में भी या उसके बहन में भी गया हो। तो जो एक माता पिता उनके जो बच्चे होते हैं उनमें भिन्नता हो सकती है। जैसे अगर उनकी चेहरे की बनावट, शारीरिक संरचना अलग हो सकती है तो वैसे उनकी बुद्धि भी अलग हो सकती है। तो हमें तुलना ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अरे तुम्हारा भाई तो इतना पढ़ रहा है, इतना तेज है, तो तुम्हें भी इतना तेज होना चाहिए, वो तो फर्स्ट आता है तुम नहीं आते हो, क्योंकि सबकी बुद्धियाँ अलग अलग हैं। जुड़वा बच्चे भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। और यह भी बिल्कुल भी मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई जुड़वा बच्चे हैं, बालक बालक हैं या बालक बालिका हैं, बालिका बालिका हैं, तो वे दोनों समान बुद्धि के होंगे और समान मेधा बुद्धि रखते हों। यह भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो गुण उस बालक में गया होगा वही सेम गुण दूसरे बालक में गया हो सकता है कि जो जीन गया उसके अंदर वो दूसरा गुण लिया हो और एक जीन जो दूसरे बालक में गया उसके अंदर दूसरा गुण वो लेके चला गया हो। तो यह भी ज़रूरी नहीं है कि जुड़वा बच्चे हों तो उसमें सब कुछ समानताएं हों। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी ना, प्रत्यागमन का नियम और भिन्नता का नियम। प्रत्यागमन का नियम मतलब उल्टा समझ लीजिए कि अगर माता पिता बुद्धिमान है तो जो बालक होंगे वो निम्न बुद्धि के हो सकते हैं, और हो सकता है कि माता पिता निम्न बुद्धि के हों तो बालक बुद्धि वाले हो सकते हैं। भिन्नता का नियम क्या कहता है कि एक ही माता पिता के बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं और जुड़वा बच्चे भी भिन्न भिन्न होते हैं। तीसरा हम बात करते हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अब इसके अंदर हम क्या बात होता है, देखिए गुण जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक जन्मजात होता है और एक होता है अर्जित। अर्जित मतलब होता है सीखा हुआ। जन्मजात मतलब जो हमें जन्म से प्राप्त हो। सीखे हुए गुणों की अगली पीढ़ी में जाने की संभावना नहीं होती है। मतलब हम पढ़ रहे हैं अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित मतलब होता है जो हम सीख कर जिन गुणों को अपने अंदर लाते हैं। तो जो हम गुण अर्जित करते, जैसे अगर हम एक बालक पैदा हो गया तो वह लिखना सीख रहा है, उस काका काका बनाना सीख रहा है, तो उसके ये गुण, या वो बहुत अच्छा चिकित्सक है, बहुत अच्छा पहलवान है, बहुत अच्छी घुड़सवारी करता है, तो यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ये सारे ये सारे गुण अगर वो उन्होंने अर्जित किया है, सीखा हुआ है, तो उसके बच्चों में भी ये सारे गुण जाएंगे। क्योंकि जो भी गुण हम सीखते हैं, सीख कर अपने अंदर लाते हैं, जैसे हम लिखना सीखते हैं, कपड़ा पहनना सीख रहे हैं, बाल झाड़ना सीख रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, तो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो पहलवानी कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कभी भी स्थानांतरित नहीं होती हैं। स्थानांतरित कौन से गुण होंगे? जन्मजात। जैसे कोई बालक बहुत क्रोधी है तो जो वो क्रोधी है, हो सकता है ऐसा कि उसके जो पिता होंगे वो भी क्रोधी रहे होंगे या उसके दादा भी क्रोधी रहे होंगे, तो उसका यह गुण दूसरी पीढ़ी में जा सकता है क्योंकि उसने ये अर्जित नहीं किया है। तो वैसे गुण जो उसने अर्जित ना किया हो, जन्मजात उसे अपने माता पिता से, अपने पूर्वजों से मिले हों, केवल वही गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। अर्जित गुण मतलब जो हम सीखते हैं वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरित नहीं होते हैं। यही अर्जित गुणों के संक्रमण नियम में कहा गया है। मतलब जो गुण हम सीखते हैं वो कभी भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होगा। चौथा होता है गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम। गाल्टन ने क्या कहा है आनुवंशिकता के बारे में? किसी बच्चे में 1/2 गुण माता पिता के और 1/4 दादा दादी के, नाना नानी के,
फिर वैसे ही अगर और एक पीढ़ी बढ़ा तो 1/8 गुण उनके मतलब दादा दादी के पापा का मान लो हो गया, पिताजी का हो गया। फिर उसके बाद एक गुण बढ़ा तो 1/16 गुण उनके माता पिता का हो गया। फिर 1/32। तो मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो ये गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी क्रम में अन्य पूर्वजों के होने की संभावना होती है। मतलब किसी बच्चे में जो गुण प्राप्त होंगे वो आधा गुण तो उसके माता पिता के होंगे, उसके बाद हो सकता है कि जो बाकी बचे आधे गुण हैं उसमें से कुछ उसके दादा दादी के हों, कुछ उसके नाना नानी के हों, और या हो सकता है कुछ उसके चाचा चाची का हो, मतलब उसी के परिवार के गुण उसको मिलते हैं। तो गाल्टन ने क्या बताया था कि 1/2 गुण माता पिता के, 1/4 दादा दादी के, नाना नानी के, या 1/8, 1/16, 1/32 इसी क्रम में वह अन्य पूर्वजों से गुणों को प्राप्त करता है। तो गाल्टन का जीव सांख्यिकी नियम इसमें ये बात कही गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं बीज कोश की निरंतरता का नियम। बीज कोश की निरंतरता का नियम में क्या कहा गया था कि मौलिक गुण लगातार बने रहते हैं अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। मौलिक गुण लगातार बने होते हैं और ये नष्ट नहीं होते हैं। मतलब ऐसे गुण जो हमारे माता पिता के अंदर थे, दादा दादी के अंदर थे, नाना नानी के अंदर थे, और वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, वह गुण लगातार हमारे बच्चों के अंदर, हमारे पूर्वजों के अंदर या हमारी आने वाली पीढ़ी में लगातार बने रहते हैं और वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो इसी को हम मौलिक गुण कहते हैं। ये हो गया बीज कोश की निरंतरता का नियम। उस बीज कोश की निरंतरता का नियम मतलब जैसे कि कहा जा सकता है कि कोई किसी के पूर्वज छोटे हैं, उनकी हाइट या लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनके पापा की भी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर उनके बच्चे हुए तो उनकी भी लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जो लगातार बने रहते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं बीज कोश की निरंतरता का नियम, जो जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। फिर आता है समानता का नियम। समानता का नियम समान को जन्म देता है, अर्थात जैसे खरगोश का बच्चा खरगोश ही होगा। जैसे अगर एक खरगोश का बच्चा है तो ऐसा नहीं है कि खरगोश के से चूहे का जन्म हो जाएगा, या बिल्ली है तो बिल्ली से चूहे का जन्म हो गया, या कुत्ता है तो कुत्ते से बिल्ली का जन्म हो गया। अगर कोई कुत्ता है तो उससे किसी कुत्ते का ही जन्म होगा, एक मनुष्य है तो उससे एक मनुष्य का ही जन्म होगा। मतलब एक समान जाति वाला जो एक समान जाति वाला जीव होगा वो अपनी समान जाति को ही जन्म देता है। तो ये भी समानता का नियम है। मतलब समान को जन्म देगा। अगर खरगोश है तो उसका बच्चा खरगोश ही कहलाएगा, शेर है तो उसका बच्चा शेर ही कहलाएगा। फिर इसी क्रम में मेंडल ने भी एक नियम दिया है। मेंडल ने कहा है कि प्रभावी गुण को अगली पीढ़ी में बने रहने की संभावना होती है। मेंडल का आप लोगों ने अगर कभी प्रयोग पढ़ा होगा 9th-10th में, तो इन्होंने मटर पर एक प्रयोग किया था जिसमें उन्होंने देखा था कि लंबा और बौना पौधा लेकर, इसमें जब लंबा और बौना पौधा का उन्होंने संकरण कराया था तो फिर दोनों का हाइब्रिड पौधा उसमें मतलब उसकी ग्रोथ हो रही थी। और जब देखा गया कि उसको जब फिर से जब बोया उन्होंने तो देखा कि जो लंबा पौधा था वो फिर से अपने आप को दिखाने लगा और लंबा पौधा फिर से उगना शुरू हो गया। मतलब लंबा और बौना को जब क्रॉस कराया तो मतलब जब क्रॉस कराया था तब लंबा बौना संकरित पौधा हुआ, लेकिन जब फिर से उसका क्रॉस कराया तो फिर से लंबे पौधे उगने शुरू हो गए थे। तो इसी तरीके से मेंडल ने अपना नियम दिया था कि जो प्रभावी गुण होते हैं वो भले एक पीढ़ी में ना दिखें लेकिन वो अगली पीढ़ी में ज़रूर उनके दिखने की संभावना होती है। मेंडल के नियम को प्रधान गुणों के प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। प्रत्यागमन का नियम आप लोगों ने भी पढ़ा था, मतलब कि जैसे कम बुद्धि वाले माता पिता के बच्चे भी ज़्यादा बुद्धि के हो सकते हैं। तो उसी तरीके से मेंडल ने भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर एक पीढ़ी में छोटे पौधे हो रहे हैं तो अगली पीढ़ी में भी छोटे पौधे हों। हो सकता है कि अगली पीढ़ी में फिर से लंबे पौधे होने लगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस छोटे पौधे में वो जो लंबे पौधे वाला जीन है वो छिपा हुआ है और वह किसी न किसी पीढ़ी में ज़रूर अपने आप को प्रभावी बनाएगा और वह गुण उसमें प्रदर्शित होने लगेगा। तो मेंडल का नियम यही कहलाता था कि प्रभावी गुणों के अगली पीढ़ी में बने रहने की संभावना ज़्यादा होती है। जो जैसे उन्होंने 2 गुण बताए थे, एक प्रभावी गुण और एक अप्रभावी गुण। तो प्रभावी गुण जरूर किसी न किसी पीढ़ी में अपने आप को प्रभावशील करते हैं और दिखाते भी हैं। तो ये था आनुवंशिकता का नियम। अब हम बात करेंगे कि वातावरण क्या होता है, वातावरण की अवधारणा। तो वह सब कुछ जो प्राणी को घेरे हुए है और उसे प्रभावित करता है वह क्या कहलाता है, वातावरण कहलाता
है। मतलब जैसे हमारा ये वातावरण एटमॉस्फेयर हो गया, इसे हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर कहते हैं। प्राणी को जो सब कुछ घेरे हुए है अपने चारों तरफ से और जो उसे प्रभावित कर रहा है, जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं और हमें प्रभावित भी कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वातावरण कहते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि वातावरण के प्रकार क्या होते हैं, वातावरण के कितने प्रकार होते हैं। तो वातावरण के 2 प्रकार होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। देखिए इसमें डायग्राम में भी आपको बताया गया है कि वातावरण मतलब एक, अगर हम अंदर एक प्राणी है, कोई मनुष्य है, ये मान लो कोई इंसान है और उसको चारों तरफ से कोई घेरा हुआ है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? वातावरण बोल देंगे, या हम इसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का मतलब ही होता है परिधनावरण, मतलब जो चारों तरफ से हमें घेरे हुए हो और हमें प्रभावित भी करता। प्रभावित कैसे कर रहा है? हमें ये हवा दे रहा है, आंधी आ रही, तूफान आ रहा है, बारिश हो रहा है, हम रह रहे हैं इसी वातावरण में, तो इसे हम क्या कहते हैं? वातावरण। या 2 प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण मतलब जन्म के पूर्व का वातावरण, और बाह्य वातावरण मतलब जन्म के बाद का वातावरण। जन्म के पूर्व का वातावरण और बाह्य वातावरण, ठीक, ये वातावरण के 2 प्रकार हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे विकास, वंशानुक्रम और वातावरण में संबंध क्या होता है। विकास के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, वंशानुक्रम के बारे में आपने अभी पढ़ा, वातावरण के बारे में भी आपने अभी पढ़ा। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो वुडवर्थ के अनुसार विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन गुणनफल होता है। अब ये योगफल और गुणनफल की क्या कहानी है, जरा इसको हम समझते हैं। अब देखते हैं कि योगफल और गुणनफल की क्या कहानी है। देखिए विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं वरन गुणनफल इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि अगर हम इसको योगफल करते, आप लोग खुद मैथ्स में पढ़े होंगे कि अगर हम प्लस करते किसी चीज़ को तो इसमें से अगर कोई एक चीज़ 0 होता तो कोई एक चीज़ तो होता, लेकिन विकास जो होता है इन दोनों पर इस प्रकार डिपेंडेंट है, लेकिन विकास इस प्रकार वंशानुक्रम वातावरण पर डिपेंड है कि ये इन दोनों के बिना विकास हो ही नहीं सकता। मतलब यह जरूरी नहीं है कि अगर वातावरण को हम छिपा लें, वातावरण को छिपा लें केवल हम वंशानुक्रम से विकास कर लें, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर हम प्लस की साइन यहाँ लगा देते तो अगर ये 0 हो जाता तो वंशानुक्रम से तो विकास चलता, लेकिन वुडवर्थ ने कहा कि यह प्लस हो ही नहीं सकता, इसको हम गुणनफल कहेंगे। क्योंकि अगर गुणनफल रहेगा तो कोई एक चीज़ अगर 0 हुई तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 0। आपने पहले से ही पढ़ा होगा मैथ में कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं तो वो अपने आप पूरा क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? तो वही सेम वुडवर्थ ने कहा कि यह योगफल नहीं, इसको हम कहेंगे, इसको हम सीधे क्या कहेंगे? गुणनफल। गुणनफल क्यों कहेंगे तो समझ आ गया होगा ना कि गुणनफल मतलब कि कोई अगर एक चीज़ भी यहाँ से हटी तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? 0। तो ये था विकास का वुडवर्थ का संबंध, मतलब विकास, वंशानुक्रम, वातावरण में क्या संबंध है। इसलिए कहा जाता है कि विकास, वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं बल्कि क्या है? गुणनफल है। देखिए नीचे समझाया भी गया है कि विकास के लिए वंशानुक्रम और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण है। यदि एक भी 0 हो गया तो विकास भी अपने आप क्या हो जाएगा? 0। या वंशानुक्रम 0 हुआ तो वातावरण भी अपने आप वहाँ से 0 हो जाएगा। अगर वातावरण को हम 0 किए तो वंशानुक्रम भी अपने आप 0 हो जाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि दोनों में से कोई अगर एक चीज़ भी हम हटा दें तो विकास संभव नहीं है। अब हम बात आगे करते हैं प्रकृति पोषण विवाद के बारे में कि प्रकृति पोषण विवाद क्या होता है। देखिए इंग्लिश में से हम बोलते हैं नेचर नर्चर कॉन्फ्लिक्ट। ये भी बहुत पूछा जाता है कि नेचर मतलब यहाँ क्या होता है और नर्चर मतलब क्या होता है। समझ लीजिए कि नेचर मतलब होता है प्रकृति और नर्चर मतलब क्या होता है? पोषण। दोनों में अंतर है, स्पेलिंग की भी अंतर है और प्रोनाउंसिएशन का भी अंतर। नेचर मतलब प्रकृति और नर्चर मतलब होता है पोषण। प्रकृति को हिंदी में अगर हम क्या समझें तो क्या कहा जा सकता है? वंशानुक्रम। और पोषण मतलब होता है वातावरण। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि निम्न में से किसे हम प्रकृति से संबंध रखता है, मतलब कौन इसमें से प्रकृति से संबंध रखता है। तो ऑप्शन में वंशानुक्रम रहेगा, वातावरण रहेगा, बुद्धि रहेगी, कई सारे ऑप्शन रहेंगे। तो प्रकृति का संबंध किससे है? वंशानुक्रम से। फिर क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से किसका संबंध वातावरण से है। आंसर में दोनों रहेगा, प्रकृति भी रहेगा, पोषण भी रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि पोषण का संबंध किससे है? वातावरण से। या हम कहते हैं वातावरण का संबंध किससे है? पोषण से है। ठीक, तो प्रकृति का संबंध वंशानुक्रम से और पोषण का संबंध वातावरण से। अब देखिए प्रकृति मतलब, अब इन दोनों के बारे में
अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपनी राय रखी। जीन पियाजे जो थे वो वंशानुक्रम से ज़्यादा सहमत थे। उनका क्या कहना था कि बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक हैं और संसार के बारे में अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं। जीन पियाजे का ये जो कथन है बहुत पूछा जाता है। इसको जितने भी कथन हैं मनोवैज्ञानिक के वो सारे तो आपको एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। पहली बात तो जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चे जन्मजात वैज्ञानिक होते हैं और उनको हम संसार के बारे में अपनी समझ का सृजन वो स्वयं कर लेंगे। मतलब उन्हें ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे वातावरण में रखेंगे तभी वे अपनी समझ का सृजन करेंगे। उन्हें हम जिस भी वातावरण में रखेंगे वे अपनी समझ का सृजन स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही जानकार होते हैं, उनकी आनुवंशिकता में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यह कथन जीन पियाजे का था। लेकिन वहीं जे.बी. वाटसन, वाइगोत्स्की और जॉन लॉक ने क्या बातें कही हैं वो ज़रा देखिए आप लोग। तो जे.बी. वाटसन ने क्या कहा था, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूँ चोर, वकील, डॉक्टर कुछ भी बना दूंगा। मतलब वाटसन कहते थे कि किसी भी बालक का संबंध उसके वंशानुक्रम से ज़्यादा वातावरण से होता है। यदि हम उसे अच्छा वातावरण देंगे तो वह एक अच्छा मनुष्य बनेगा, यदि उसे हम खराब वातावरण देंगे तो वह एक खराब मनुष्य भी बन सकता है। उसका वंशानुक्रम और आनुवंशिकता से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। यह जे.बी. वाटसन का मतलब था। तो क्वेश्चन भी ऐसे पूछता है कि जीन पियाजे किससे संबंधित थे, प्रकृति से कि पोषण से? या जे.बी. वाटसन, वाइगोत्स्की और जॉन लॉक किससे संबंधित थे, प्रकृति से कि पोषण से? तो ये बात आप ध्यान से रखिएगा कि प्रकृति से कौन ज़्यादा सहमत था, वंशानुक्रम से कौन यह मानता था कि विकास ज़्यादातर वंशानुक्रम पे निर्भर है कि विकास ज़्यादातर वातावरण या पोषण पर निर्भर है। तो जीन पियाजे का कथन था कि विकास वंशानुक्रम पर ज़्यादा निर्भर है। लेकिन जो वाटसन थे उनका कहना था कि जो विकास होता है वो पोषण पर निर्भर होता है। इसी पर वाइगोत्स्की का भी कथन था। वाइगोत्स्की ने कहा विकास सामाजिक अंतःक्रिया का उत्पाद है। मतलब विकास बिना सामाजिक अंतःक्रिया के संभव नहीं है और इसके लिए उन्होंने वातावरण को ही महत्वपूर्ण समझा। जॉन लॉक ने भी अपना कथन दिया कि बच्चों का मस्तिष्क कोरी स्लेट के समान होता है। जॉन लॉक का कहना था कि वंशानुक्रम से ज़्यादा प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर उसके वातावरण का पड़ता है। यदि बालक को हम अच्छे वातावरण में रखते हैं तो क्योंकि जो बच्चों का मस्तिष्क है वो पूरा खाली होता है और उसमें हम जो चीज़ें डालते हैं वही चीज़ें वह समाहित होती है और वही चीज़ें वह स्वीकार करता है। तो यह था प्रकृति पोषण विवाद। समझ आया होगा। ये दोनों विवाद क्यों थे कि विकास किससे ज़्यादा संबंधित है, वंशानुक्रम से या वातावरण से? समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे चलते हैं।